कर्मा शो। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, जिससे हम आगे जी पाते हैं, आगे मेहनत कर पाते हैं, सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो अभी मैं आपको मिलाना चाहूँगा मेरे पर्सनल ट्रेनर मिस्टर जीत से। जीत जी आइए। हेलो सर। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताएं। थैंक यू आपको, आप मुझे ट्रेनिंग देते हैं, मुझे आगे के लिए मोटिवेट करते हैं कि जिम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं इसी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वो भी अपनी फिटनेस, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे, क्योंकि आज के बिजी टाइम में कोई भी अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं निकाल पाता है। इस वजह से उन्हें बहुत सारी बीमारियां होती है, मोटापा बढ़ते जा रहा है। एक जब आप वर्कआउट करेंगे, योगा, एक्सरसाइज कुछ भी या कार्डियो कुछ भी करते तो आपको एक मेंटल पीस मिलता है। आज की लाइफ में लोगों की लाइफ से मेंटल पीस जा चुका है। मेंटल पीस बहुत जरूरी है। बिल्कुल, थैंक यू जीत जी। हम आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर हम कर्मा शो पे देखेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी के बीच में आपको एक कहानी बताने वाला हूँ मिस्टर अभय दुबे जी की, जो ब्यावरा से हैं, राजगढ़ जिले के हैं। उनका खुद का एक जिम ट्रेनिंग सेंटर है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो। उन्होंने कईयों को ट्रेनिंग दी है, खुद भी ट्रेनिंग लेते हैं, खुद भी जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। बट एक इंसिडेंट ऐसा हो गया कि किसी एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर चले गए, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। उन्होंने अपने आप को मोटिवेट करा और आगे बढ़े, और आज भी लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम हमारे इस एपिसोड में द कर्मा शो पर उनकी ही कहानी सुनेंगे, उन्हीं की जुबानी। तो आइए देखते हैं अभय जी दुबे की कहानी, उन्हीं की जुबानी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अभय दुबे है और मेरी एज है 31 ईयर, और मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर एथलीट हूँ, और साथ में एक न्यूट्रिनिस्ट भी हूँ। और अभी अभी मैंने रिसेंटली खुद का एक जिम सेटअप किया है, कॉमर्शियल जिम का। और इसी के साथ मैंने कई कॉम्पिटिशन्स खेले हैं। मैं अपने एमपी से पहला एथलीट स्पेशल एबल्ड बॉडी बिल्डर हूँ। बैक टू बैक 2 बार मिस्टर एमपी रहा हूँ, और भी बहुत सारे कंपटीशन खेले हैं। शेरू क्लासिक में शमशेर फाउंडेशन की मेरे पास में स्पॉन्सरशिप भी है। मैं अपने ज़िले से पहला ही एथलीट हूँ, सबसे पहला। मेरा नाम राजेश्वरी दुबे है। मैं अभय दुबे की मम्मी हूँ। और बच्चे का जब एक्सीडेंट हुआ, इसके बाद जब ये ड्रग एडिक्ट्स हो गए, तो अब हम लोगों ने सबने आशा छोड़ दी थी, क्योंकि इनको ना खाना खाना था, ना उठना था, सिर्फ लेटे रहते और अपनी दुनिया ही में रहते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्मा शो पर। तो आज आपके सामने है मिस्टर अभय कुमार जी दुबे, जो कि ब्यावरा जिला राजगढ़ से हैं। स्वागत है आपका अभय जी हमारे कर्मा शो पर। थैंक यू। आज आप आए, हमारा बहुत बहुत आभार है आपके ऊपर। थैंक यू सर। तो अब जानेंगे हम अभय जी के बारे में। अभय जी, आप बताइए आपकी लाइफ जर्नी, आपके एक्सीडेंट के बारे में जो आज हम सामने लाए हैं। सर, मेरा एक्सीडेंट 2012 में हुआ था। उस टाइम मेरी एज समथिंग 19 एज थी मेरी। ओके। और मेरा गोल था उस टाइम पे पुलिस फोर्स में भर्ती होना था मुझे। तो समथिंग 1 साल से मैं उसी की तैयारी कर रहा था। और 2012 में 7 जनवरी को मैंने भर्ती के लिए अटेम्प्ट किया था, और फिजिकल पूरा क्लियर कर लिया था, और एग्जाम था मेरा। और नेक्स्ट मंथ फरवरी में 28 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। उसके बाद से लाइफ अचानक से पूरी चेंज हो गई। एक्सीडेंट कहाँ हुआ था आपका? एक्सीडेंट सर ये भोपाल जो है उसके हाईवे पे हुआ था। अच्छा, कुछ काम से जा रहे होंगे आप? हाँ, उस टाइम पे हमारे पास में क्या एक एजेंसी थी, न्यूज एजेंसी हमारे पापा जी ने ली थी। अच्छा। तो उसका काम मुझे दिया गया था संभालने का, तो उसके पर्पज से मेरे को भोपाल आना जाना होता था मेरा। तो पहले इतना ज्यादा वो नहीं करते थे, बाइक से ही चले जाते थे, आ जाते थे। तो वैसे ही गए थे और वैसे ही आना हो रहा। तो कोहरे का समय था। अच्छा। तो ट्रक की लाइट की वजह से वैसे ही कुछ नहीं दिख पाता, बाइक की लाइट में क्या ही दिखेगा, ऊपर से कोहरा। और फिर कंटिन्यू मतलब मेरे जो होम टाउन है वहां से भोपाल है 90 किलोमीटर पड़ता है समथिंग। तो ड्राइव करके आ रहा था। तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था आज तक। तो जैसे सब क्रॉस हो रहे थे, गाड़ियां वगैरह, कार वगैरह, ये भी हो ही जाए। जब वो क्रॉस हुआ ट्रक, उसके बाद में अचानक से ट्रॉली दिखाई दी। संभलने का कोई समय नहीं मिला, जो कुछ था वो दिमाग सूझबूझ
जैसे भी हुआ। तो जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ तो जी। एक्सीडेंट के बाद आपने क्या सोचा, क्या मतलब आपके माइंड में आया कि अब क्या है आगे? एक्सीडेंट के बाद में यही हुआ कि तकरीबन 100 मीटर के समथिंग तक तो मैं बाइक के साथ में स्लिप होता गया था। फिर उठ के कमर के बल बैठा। बैठने के बाद में अपनी स्थिति की, हाथ 3 जगह से टूटा हुआ था, हड्डी पूरी स्ट्रेचेस आए होंगे। पूरी बेंड हो चुकी थी हड्डी। तो इसको रुमाल से बांधा था मैंने। और पैर को देखा तो पैर की पूरी स्किन वगैरह सब डैमेज हो गई थी, पूरी फ्रैक्चर हो गया था। और रोड पे ये सीन दिखा था मुझे, जैसे होली पे कलर ढोलते हैं अपन, वैसे सेम सेम ब्लड वैसा का होगा, वैसा ही ब्लड बिल्कुल। होगा। इतना ब्लड समथिंग, जहां तक मुझे याद है, मैंने सुना था क्योंकि सर्जरी में मुझे, जब सर्जरी हुई थी फर्स्ट, उस टाइम पे उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया नहीं दिया था, ओके। बेहोश नहीं किया था क्योंकि ब्लड इतना ज्यादा निकल चुका था। तो मैंने जो बात सुनी थी, मेरे फैमिली मेंबर से जो बात हुई थी डॉक्टर की, 11 यूनिट ब्लड देना जरूरी था मेरे को उस समय। अरे बाप। इतना ब्लड मेरा जा चुका था। तो अभी आपका एक ही पैर डैमेज है कि दोनों पैर आपके डैमेज है? एक्सीडेंट में तो सर एक ही हुआ था, बट उसके बाद में रॉड ऐसी लगी थी कि जो मतलब कह सकते हैं कि गलत क्वालिटी होती है या कमजोर क्वालिटी होती है, उसके वजह से उसमें जंग लग गया था अंदर। तो वो इन्फेक्शन इतना फैला कि वो मसल्सों तक आना अच्छा, चालू, वहां तक पहुंच गया। मसल्सों से वो डाइवर्ट हो गया दूसरी ओर, दूसरी जो अच्छी मसल्स थी उनको उनको भी भी खराब कर दिया। कर। तो ऐसे वो हिप की जितनी मसल्स थी, ग्लूट की, वो सब, और जितने पैर की मसल्स थी दूसरे पैर की, वो सब डैमेज हो गए। तो फिर आपने डॉक्टर्स पे ब्लेम नहीं किया कि आपने मेरा ऐसा इलाज किया और ये सब? अब उस टाइम पे तो ये सोचना था कि पहले जैसे भी तैसे करके रिकवरी होना जरूरी, क्योंकि मेरे को इतना पेन होता था कि मैं बैठना तो संभव था ही नहीं मेरे लिए। सर्जरी के बाद में प्लास्टर चढ़ा रहता था, करवट लेने में भी दर्द होता था क्योंकि हिप बोन फ्रैक्चर थी, फीमर बोन फ्रैक्चर थी, पटेला फ्रैक्चर था, हाथ 3 जगह से फ्रैक्चर था, हाथ का सपोर्ट भी नहीं था, कमर के बल उठ नहीं सकता था। एक बेड पे एक करवट सीधे 6-7 साल कंटिन्यू रहा हूं। तो उस स्थिति में दूसरे पैर में वो इन्फेक्शन कब फैलता चला गया मालूम ही नहीं चला। अगर मैं चल रहा होता तो मुझे मालूम पड़ता कि भाई यहाँ थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा वो सब बाद में ही पता चला। है, सब बाद में पता चला। आपने इसमें किसी को दोष दिया कि इसमें आपकी गलती थी? मैं आज भी यही कहता हूँ कि जैसा मैंने एक्सीडेंट के बाद में जितनी भी चीजें देखी हैं, सुना है, और जो हम अपना सनातन धर्म है उसके प्रति जो बातें होती हैं, ये मेरे ही कर्म है, तो इन्हें मुझे भुगतना है। और अब इस लाइफ को मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। बस ये है कि अब जैसे भी चल रहा है, जब तक पूरे हो जाए, जो हमारे बुरे कर्म है वो बुरे निकल कर्म, जाए और जो अच्छे कर्म है वो बस। आ जाए। तो हमको पता है कि जैसे हमने इंटरव्यू में भी देखा था जी। कि आप तो जिम ट्रेनर भी हो। जी। फिर जिम ट्रेनिंग मतलब जिम तो एक एक्सरसाइज होती है जो हम डेली सुबह करते हैं, एक्सरसाइज 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करते हैं या शाम को करते हैं। आप तो बिल्कुल दिन भर उसी में रहते हो। तो फिर ये एक्सीडेंट के बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज मतलब मेरे लिए अब नेसेसरी हो चुका है। वो आपको दिन भर मतलब लगता ही है एक बार तो नहीं, करना ही। मतलब ऐसा है कि अब वो मेरी लाइफ का एक ऐसा पार्ट हो चुका है कि एक बार को खाना नहीं, लेकिन एक्सरसाइज जरूर। लेकिन एक्सरसाइज जरूरी। वो आपकी बॉडी भी मांगती है अंदर से? बिल्कुल मांगती। मेरी बॉडी की ये कंडीशन है कि अगर अभी बिना वर्कआउट के आप मुझे अगर 1 महीने के लिए बोल दो कि आप भी बेड रेस्ट करना है, बस 1 महीने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बेड रेस्ट, तो ये जो मेरे जॉइंट्स हैं जो धीरे धीरे अभी वापस आ रहे हैं, जॉइंट चालू हो रहे हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ये वापस जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अच्छा, अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो हाँ, ये वो मेरे लिए एक प्रकार से जरूरी भी है और ये मेरी मजबूरी भी है। वो कहते हैं ना कि जो नशा है, जैसे हम जी। पाउच गुटखा, सिगरेट, शराब या भांग या जो भी नशा करते हैं, अगर वो शरीर में जाता है तो वो शरीर एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो डिमांड करता है, फिर उसको छोड़ने के लिए बहुत टाइम लगता है। वही आपके साथ हो रहा है कि आपने एक्सरसाइज की है, वो आपको नशा हो गया है। तो अब वो नशा आपको उतारना नहीं है, इसलिए आपका शरीर तकलीफ देगा आपको, और पहले ऑलरेडी आपके शरीर में तकलीफ है। तो एक्सरसाइज तो आपके लिए जरूरी है और अच्छा भी है। तो आप ट्रेनिंग भी देते हैं? जी हाँ, मैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ। अच्छा, क्या मतलब कुछ इसका नाम है, टैगलाइन है कि कुछ है कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड का? जी हाँ, ये एक सिक्योरिटी टाइप होती है ना जो? एनएसडीएल करके एक सर्टिफिकेशन होता है। अच्छा। ये इंदौर के सफायर फिटनेस एकेडमी वाले करवाते हैं, तो मैंने वहां से किया था ये। तो ये सर्टिफिकेट किया मैंने, गवर्नमेंट सर्टिफाइड अप्रूव्ड हुआ मैं, एग्जाम हुए थे इसके,
और वाइवा जो होता है वो भी दिया मैंने एग्जाम। तो ये सब क्लियर किया, न्यूट्रिशन किया, सप्लीमेंटेशन किया, बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं स्पेशल पॉपुलेशन, जैसे जो पॉपुलेशन में मैं आता हूँ उन लोगों के लिए फिटनेस इंडस्ट्री में क्या ट्रीटमेंट है, कैसे क्या, वो भी सब समझा। पूरा गाइडेंस आप देते हैं। मतलब इस चीज को मैंने पूरी बारीकी से अच्छी खासी तरीके से समझा, स्टडी में भी, प्रैक्टिकल में भी, और खुद के ऊपर भी। और आपको तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने एमपी का खिताब जीता है। हमें बताया था टीम ने और हमने इंटरव्यू में भी देखा कि आपको शायद बहुत सारे गोल्ड मेडल मिले हुए हैं जी। तो बताना चाहेंगे, आपने जब अनाउंस हुआ आपके लिए कि आप एमपी का खिताब जीत चुके हैं जिमिंग में, बॉडी बिल्डिंग में, तो क्या माहौल था और क्या सोचा आपने उस टाइम, क्या रिएक्शन था आपका? ये चीज तो मैं कभी सोच के स्टेज पे गया ही नहीं कि मेरे को जीतना है। मैं स्टेज, बैक स्टेज जब भी एक जो घबराहट होती है, तो बैक स्टेज पे जब मैं जाता हूँ कई बार ऐसा होता है कि मुझसे अच्छे भी हैं, हाँ, मुझसे कमजोर भी हैं। बिल्कुल। तो उस स्थिति में अपने आप को शांत रखने का सिर्फ एक ही मंत्र है जो मैं बोलता हूँ कि मैंने जो मेहनत की है मुझे तो बस उसे देखना है और वही चीज यहाँ पे करना है। जो मैंने सीखा है, जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि अपना 100% देना है। जीतना हारना सब ये खेल का हिस्सा है। क्योंकि 100 लोग हैं, 100 में से 98 बार होंगे, 2 लोग विनर होंगे। तो वही बात कि जब भी स्टेज पे खड़े रहते हैं, अनाउंसिंग होती है, तो उसमें बस आंख बंद करके चलता रहता है कि जो होगा सब ठीक है, अच्छा है। तो क्या सोचा फिर अनाउंस हुआ आपका नाम कि मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ, इस लेवल पे आ गया हूँ, उसके आगे क्या करना है मुझे अब? बातें तो बहुत सारी आई दिमाग में उस समय जब स्टेज पे नाम अनाउंस हुआ था, तो मुझे जो जो सोचा हुआ था वो तो सब दिमाग से निकल गया। जो होता गया वो जो बोल दिया वो बोल दिया। तो फिर फैमिली का क्या रिएक्शन था? मतलब आप घर गए होंगे या फैमिली मेंबर भी वहीं होंगे? फैमिली का ऐसा है कि जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था उसके बाद में सर मैं ड्रग एडिक्ट हो गया था। कंटिन्यू 5 साल तक ड्रग एडिक्ट रहा मैं। अच्छा जी। एक्चुअल में मुझे पेन इतना होता था कि वो पेन सहन करने लायक नहीं होता था, क्योंकि करवट ले नहीं सकते थे। अब खाना भी खाना है, अब नॉर्मल इंसान अगर बैठा है तो भाई मूवमेंट तो करेंगे हाथ पैर। अब मूवमेंट करने में ही उस जॉइंटों को, मेरे जो बोन्स थी उनको ऐसा जोड़ा गया था कि डॉक्टर ने क्लियर मना किया था कि इसको हिलाना करना मत अभी, क्योंकि बहुत मेजर फ्रैक्चर है। ओके। मतलब कांच टूट के बखड़ जाता है, इस टाइप का फ्रैक्चर था फीमर बोन में, जो कि अपने शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। बिल्कुल। तो इतना पेन होता था। तो होता क्या है, सर्जरी के टाइम पे डॉक्टर पेशेंट को एनेस्थेसिया में एक इंजेक्टेबल देते हैं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, अपने बेन भी हो चुका है वो। तो वो एक इंजेक्टेबल होता है, उसका दर्द नहीं होता। हाँ, 1 ml का वो होता है वो, और उसका आधा ml अगर किसी पर्सन को दिया जाए तो वो 12 घंटे की नींद पूरी करता है। ओके। और मैं उस 1 ml का, ऐसे 1 ml के 5 एम्प्यूल लेके उसको 10 ml में डाइल्यूट करके दिन में कम से कम 7 से 8 बार लेता था। उससे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ आपको? मुझे पेन इतना होता था कि ये सब चीजें, मतलब ये जो आजकल के लड़के बोलते हैं सुनता हूँ मैं, मन में सोचता हूँ सुनने के बाद, अरे मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी नशा कर लेता हूँ। तो मन में सोचता हूँ कि जो एक टाइम पे मैंने किया था, हाँ, वो आज क्या कर रहे होगे, लेकिन वो एक समय था मेरा। लेकिन नशा करना बुरी आदत है, ये तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, मेरा ये था, मैंने उसको, उस चीज को नशे के रूप में नहीं किया। वो आपका पेन था जो आपको निकालना था। लेकिन उस समय में मैं इतना पॉपुलर हो गया था उस चीज के लिए, मेरे होम टाउन में भी कहीं भी जाता था ना, मतलब एक नशेड़ी वाला टैग मिल गया था। अच्छा। क्योंकि लोगों को तो वो चीज पता नहीं थी, उन्होंने तो उनके नजरिए से जो देखा, भाई नशा करता है। तो इसमें नेगेटिव चीजें भी आई होगी फिर आपकी लाइफ में? हाँ, बहुत बहुत सारी फैमिली मेंबर्स भी अगेंस्ट हुए, नशा मुक्ति केंद्र में डाल दो, या नशा करने लग गया है बर्बाद कर देगा, और बाहर के लोग भी। बट मेरे पापा जी को मेरे ऊपर भरोसा था, और उन चीजों से आप निकल गए धीरे धीरे? हमेशा से भरोसा था उनको मेरे ऊपर, और ये उन्हीं के भरोसे के वजह से आज मैं इस जगह पर हूँ। पापा जी का क्या रिएक्शन था कि आप नशा करते थे, तो क्या बोलते थे वो? पापा जी, उनका बस यही कहना होता था कि मुझसे कि बेटा ये सब छोड़ दे, निकल इस जगह से। बोले ये तेरे लिए जगह है ही नहीं, बोले आगे बढ़ इसके।
क्योंकि मैंने तो जितने नशा करने वालों को देखे हैं आज तक, वो कोई बॉडी बिल्डर या ऐसे तो नहीं देखे। जो नशा करता है नॉर्मल एक सूखा पतला इंसान होगा, या कोई लड़कीबाजी में होगा, या किसी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई होगी, परीक्षा में फेल हो गया होगा, तो ये लोग नशा कर रहे हैं। लेकिन आपका जो पेन था, आपने बताया कि मुझे पेन होता था, तो उससे बाहर आने के लिए आप नशा कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपने नशा धीरे धीरे छोड़ दिया। तो वो अच्छी एक बात है। स्टेज ऐसी हो गई थी, फिर कंटिन्यू जब तक मैं उसको ले रहा था, पेन के लिए लेता था, तो ये चीज तो समझ आई नहीं थी कि मैं इसका एडिक्ट हो चुका हूँ। मुझे तो ये लगता था पेन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में मेरी बॉडी कुछ और ही डिमांड कर रही थी मुझसे, और मैं उसको फुलफिल करने में लगा हुआ था। बिल्कुल, पेन तो एक तरफ हो गया था, उसकी आदत पड़ गई थी। उसकी आदत पड़ गई थी। अब उसको लेने के लिए मैं जो स्कूटर होता है एक्टिवा, उसमें मतलब पेन को सहन करते हुए, बैंडेज बंधी हुई है, डॉक्टर ने मना किया है, मैं ये कंडीशन है कि अगर गिर जाऊं तो उठ नहीं सकता हूँ, स्कूटर को लेके वो एम्प्यूल लेने के लिए अपने होम टाउन से वापस भोपाल की दूरी दिन भर में बिना घर वालों को बताए तय कर रहा था। मतलब मेरी जान से ज्यादा जरूरी हो चुका था मुझे वो। डिमांड कर रही होगी आपकी बॉडी। बॉडी, मैंने बताया ना आपको कि आधे ml 12 घंटे के लिए सुला रहा था। मैं मतलब 1 ml का 5 ml वाले एम्प्यूल लेके उसको 10 में डेल्यूट करके दिन में 7 से 8 बार ले रहा हूँ। अभय जी, आपकी एज क्या है वैसे? मेरी एज अभी है सर 31। 31। आप सोचो कि आपने 31 में मतलब पूरी लाइफ जी ली है, या तो जी मतलब आपने सारी चीजें देख ली, एक्सीडेंट से लेके आपने जो नशा है या जो भी हुआ आपकी फैमिली में अगेंस्ट हुए, आपने 31 में सब देख लिया। बिल्कुल। तो ये सब क्या सोचते हो आपकी क्या है ये, मतलब कि लाइफ की क्या ट्रेजेडी है, कि लाइफ की जर्नी आपकी कैसी निकाली आपने? सर मैं इस चीज में आज तक कंफ्यूज हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरी लाइफ मुझसे चाहती क्या है और मैं कर क्या रहा हूँ। बचपन से गोल था मेरा कुछ और, बड़े होके वो तो चेंज होते ही हैं बच्चों के गोल, कभी मुझे डॉक्टर बनना है, पुलिस में जाना है, ऐसे ही मेरे साथ भी होता था। फिर पुलिस की तैयारी की, पूरे तैयार हो भी गए, फिजिकल वगैरह सब कुछ, और इधर एग्जाम भी चल रहे हैं। और जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके नेक्स्ट डे मेरा बायोलॉजी का पेपर था, बायोलॉजी का एग्जाम था मेरा 12th क्लास का। वो कहते ना कि तू करता जा, लेकिन करेगा वही जो ऊपर वाला तुझे करवाएगा। तो ये एक लाइफ का सेम एक मेन पॉइंट है कि आप करते जाओ कुछ और होगा कुछ और। मैंने कभी अपने लाइफ में लेकिन सोचा मैंने ही ये भी चीज सोची है और ये भी चीज देखी है नहीं। जी कि आप जो कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा अगर अच्छा काम कर रहे हो। बुरा काम कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको बुरा ही मिलेगा। बिल्कुल। तो आपने कोई चीज को निकालने के लिए कुछ बुरे काम किए तो वो मेरी नजर में गलत नहीं है, मैं ये बोलता हूँ। लेकिन वो चीज लोगों को समझने में समय लगा। लोगों की थिंकिंग बहुत अलग है। हम तो एक ही चीज कहते हैं कि दो भगवान ने 2 कान दिए, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। वो 4 लोग कौन है जिंदगी में मुझे नहीं पता जो बोलते हैं। सही है। लेकिन आप उस चीज को फेस कर रहे हो, तो आज हमारे लिए तो आप इंस्पिरेशन हो कि आज आप इतनी दूर हमारे लिए इस शो पे आए, आपने इतनी मेहनत की और आप आगे आपका गोल जो भी, आप जिम ट्रेनर हो, जो भी आप ट्रेनिंग दे रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक्सरसाइज करना तो बहुत अच्छा होता है। बहुत से लोग ऐसे जो सुबह 5 बजे नहीं उठते, बहुत से लोग ऐसे जो सुबह 11 बजे उठते हैं, उनको मतलब ही नहीं है कोई एक्सरसाइज से। तो ये बहुत अच्छी बात है आपकी। तो मैंने सुना आपकी 7 सर्जरी भी हुई है। हाँ, 2012 में एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से कंटिन्यू सर्जरी पे सर्जरी, क्योंकि पहली सर्जरी फेल हो गई थी। अच्छा। फिर उसको सुधारने के लिए दूसरी, फिर दूसरी को सुधारने के लिए तीसरी, तीसरी को सुधारने के लिए चौथी, फिर चौथी के समय में देखा कि दूसरा भी इन्फेक्टेड हो गया तो फिर उसके लिए 5वीं, ऐसे 7 सर्जरी होती गई। तो इसमें कुछ ट्रीटमेंट भी अलग अलग हुए होंगे फिर सर्जरी में? ट्रीटमेंट भी अलग अलग थे, डॉक्टर भी अलग अलग थे, हॉस्पिटल भी अलग अलग थे। अच्छा। पहले भोपाल में हुआ, फिर किसी ने बताया कि इंदौर जाओ, फिर इंदौर में, फिर किसी ने बताया मुंबई लीलावती में लेके जाओ, तो वहाँ मतलब ये एक ऐसा पीरियड था, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये ऐसा समय था कि मेरे दुश्मन के लिए भी, मैं नहीं बोलूंगा कि उसका भी आए कभी, मैंने ऐसा समय फेस किया है। तो आपको ये खाना वाना, आप क्या डाइट चार्ट क्या लेते हैं आप? जैसे आप तो ट्रेनर है तो आपका डाइट चार्ट ही अलग होता होगा। डाइट क्लीन डाइट ही रहती है, जंक फूड वगैरह सब अवॉइड करते हैं। बाकी ह्यूमन नेचर, हम मुझे दिख जाता तो मैं छोड़ता भी नहीं हूँ। तो हमारे ये युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे आप? डाइट चार्ट कुछ बताना चाहेंगे कि आप ये लो जिससे आपकी बॉडी अच्छी रहे, आप आपका जीवन अच्छा लॉन्ग टाइम आप जी सको? देखो,
ये चीज में इस चीज के लिए तो मैं यही कहूंगा कि जो हम लोगों की लाइफ स्टाइल है उसको कंटिन्यू फॉलो करना पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल। या तो आप इस प्रोफेशन में आए हम्म, और फिर एक स्टेज बाय स्टेज आप चले, या फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं हमें ऐसा करना है तो फिर वो ऐसा रखिए अपने बॉडी के मतलब माइंडसेट ऐसा रखिए आप अपना कि रेशियो वाइज बांट लीजिए कि हाँ भाई मैं अभी खा रहा हूँ हम्म, 15 दिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15 दिन के बाद में अगले 1 महीने के लिए मुझे फॉलो करना है। तो क्लीन डाइट फॉलो कर लो तो वो मेंटेनेंस चलता रहेगा, लेवल में चलता है दोनों। तो आप अपने मर्जी का भी खा पाओगे और स्वस्थ भी रह लोगे। बिल्कुल। आपकी जिम का नाम क्या है वैसे? आपकी तो खुद की ऑन की खुद ही जी जिम है। जी, मैंने अभी रिसेंटली कमर्शियल जिम सेट किया है एथलीट चॉइस हेल्थ क्लब के नाम से। ओके। जी और ये आपकी खुद की पर्सनल है? हाँ। फैमिली में आप ही चलाते हैं कि और भी कोई? नहीं नहीं, मेरी फैमिली में मैं एकमात्र बंदा हूँ जो इस लाइन में आया हूँ। ओके। किसी ने सोचा भी नहीं था कभी, मेरे घर परिवार में कोई नहीं, किसी ने ना कभी पहलवानी की ना कभी डंबल उठाया, कुछ नहीं देखा। आप अकेले ही? मैं अकेला ही, और मुझसे पहले तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ये कर भी पाएगा। लेकिन आप फाइट करते करते भी यहाँ पे इस लेवल पे हो कि आप जिम चला रहे जिम हैं। का ही किसी ने नहीं सोचा था कि मैं कभी जिम जाऊंगा या कुछ ऐसा। अच्छा, आप डेली एक्सरसाइज तो आप करते ही होंगे। हाँ, कितनी बजे उठ जाते हैं आप मॉर्निंग में? सुबह जिम के टाइम रहता है 6 बजे का टाइम रहता है, तो 5:30 तक उठना हो जाता है। उठ के जिम चले गए। बस ये है कि मॉर्निंग में फोन को अवॉइड करता हूँ। ओके। फोन जितना हो सकता है उतना साइलेंट रखता हूँ और उसको अपने से दूर ही रखने की कोशिश हाँ, करता हूँ, डिस्टरबेंस होता है उससे। बहुत ज्यादा। और जिम में तो होता ही है क्योंकि आप अगर वर्कआउट कर रहे हो कुछ कर रहे हो तो फोन अगर वो बज तो गया तो एक आपका वो इरिटेशन वाली चीज लिंक हो टूट जाती है जाती है पूरी। बहुत। हाँ, फ्यूचर में क्या सोचा है आपने कि अब क्या है आगे क्या करना है? फ्यूचर में सर देखिए मेरा गोल तो है मिस्टर इंडिया को अचीव करना, मिस्टर ओलंपिया, इसी लाइन में मेरी लाइन। पीछे तो मैं हटने से रहा, बट आगे जैसा मैंने आपको बताया कि लाइफ मुझसे क्या चाहती है मैं खुद नहीं जानता, तो मैं नहीं बता सकता। बाकी मेरा गोल ये है कि इस लाइन में मुझे जो टॉपेस्ट प्लेस है वो मुझे चाहिए। आपकी बातें सुन के मुझे चंदू चैंपियन मूवी की याद आ गई। कार्तिक आर्यन ने जो की थी बहुत अच्छा रोल किया था उन्होंने। जी उनके भी दोनों पैर चले गए थे। उन्होंने फिर अवार्ड जीते हैं। स्विमिंग में जीता उन्होंने, बॉक्सिंग में जीता। तो ये भी आपकी लाइफ की जर्नी है लेकिन ये बहुत अच्छी जाएगी आगे। ये जो भी है ऊपर वाले का इंसाफ है या आपके कर्म में जो भी है। जी। क्या दिनचर्या रहती है आपकी? दिनचर्या में सर अभी तो नया नया जिम सेट किया है तो सब कुछ अस्त व्यस्त है। बाकी मैं 2019 में 2019 में इंदौर आ गया था। इंदौर में मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। पहले तो इस फर्स्ट फेस ये रहा कि इंदौर जिस सोच को लेकर आया था वो सोच से तो बिल्कुल परे दिखा यहाँ पे सब कुछ। एक अलग ही भाग दौड़ वाला जीवन, किसी को किसी से कुछ तो लेना देना नहीं है। जिम वाले लोग भी मतलब उनके मतलब वर्कआउट करना की तो बात बहुत दूर की है, मतलब एडमिशन के लिए भी जा रहा हूँ कि भाई मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है एडमिशन, मेरे एक कंडीशन देख के मना करते थे, क्योंकि कोई भी उस कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे जब आया था तो 1 महीने तक तो मैं हर जिम में जाता रहा। कोई ट्रेनिंग देने के लिए कुछ बहाना बना देता था, तो कोई एडमिशन देने के लिए कुछ बहाना बना देता था। इस प्रकार से चलता रहा। फिर मुझे मेरे एक सर हैं, नीरज सिंह जी पंवार सर, इंदौर से, एनएसपी फिटनेस नाम से उनका चलता है स्टूडियो। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे बारे में पूरा जाना सब कुछ, और उसके बाद में उन्होंने मेरे को ये कहा था कि ठीक है मैं आपको कल जवाब देता हूँ। अच्छा। ऐसा कहा उन्होंने मुझे। तो जैसा कि मैं बताया भी कि सब प्रकार से बहानेबाजी चली रही थी, तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था। कि मैंने कहा इधर यार, भी वही है, जवाब देता हूँ मतलब ठीक है। चला गया मैं। फिर नेक्स्ट डे, अच्छा जिस जिम में मैं गया था वो थी सफायर फिटनेस एकेडमी, थी पलासिया पे। बहुत ही मतलब वहाँ की पोस्ट पॉपुलर है। स्पोर्ट्स जिम है, तो एरिया भी बहुत पॉश था वो। तो मैं जब उस जिम में गया था तो पहले तो जाने से पहले मैं डरा 2 मिनट के लिए। मैंने कहा पहले तो पहली बात अपनी कंडीशन ऐसी, दूसरी बात मिडिल क्लास फैमिली से जो व्यक्ति निकलता है वो ना तो ये कह सकता है कि मेरे पास कुछ नहीं है और ना ये कह सकता है कि मेरे पास ऐसा सब सब कुछ है। कुछ है। तो वो एक कंडीशन थी। सही है। तो उस जिम में जाने के बाद में मेरे मन में ये था कि पहली बात तो ये हामी भरेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे लाइफ स्टाइल ही अलग अलग थी। सबका। और फिर वो जिम का जब देखा
तो फीस वगैरह भी बहुत हाई फाई। फिर ये सब बात हो गई, सर ने बोला मैं कल जवाब देता हूँ। नेक्स्ट डे सर का मेरे पास कॉल आया, उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप कल सुबह से मॉर्निंग से बोले आइए अपन ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और आप इतने टाइम पे इतने बजे आइए। तो फिर मैं गया, वो दिन था और ये आज का दिन है। उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा और आपने उनका नहीं छोड़ा, और मैंने उनका नहीं छोड़ा। सपोर्ट, एक सपोर्ट मिल जाता है किसी और को। बहुत मजबूत सपोर्ट है, मतलब वो मेरे लिए जैसे मेरे बड़े भाई हैं। बिल्कुल, सेम कहते हैं ना, वैसे एक लाइफ का अगर एक टर्निंग पॉइंट है तो कोई आदमी आके आपका टर्निंग पॉइंट लाता है। आपकी लाइफ को अगर कुछ चेंज करना तो उसके पीछे एक आदमी का हाथ होना बहुत जरूरी है, वो भले औरत हो या आदमी हो, लेकिन आपके पीछे आपके गुरुजी है। बिल्कुल। टोटल कितने अभी तक आपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे दी होगी? सर ट्रेनिंग तो मैंने बहुत सारों को दी है, कुछ ऐसे भी हैं जो अब दूसरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छा, वो खुद ट्रेनर वो बन खुद गए। ट्रेनर बन गए। और लेकिन ये है कि मैंने इस चीज में सबसे ज्यादा फोकस खुद पे रखा। बिल्कुल। इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं आप, जैसे फ्री रहते हैं तो जैसे मूवीज देखना या कुछ? नहीं, मेरा सबसे ज्यादा रहता है ट्रेवल के प्रति, मैं घूमने के प्रति ज्यादा ट्रेवलिंग रहता में हूँ। ज्यादा है हाँ, आपका। बस जब भी फ्री रहा देख एक्सीडेंट लिया। के बाद कहीं आप गए घूमने? एक्सीडेंट के बाद ही घूमना स्टार्ट किया है मैंने सर। जी, अच्छा। एक्सीडेंट के बाद ही घूमना स्टार्ट किया, क्योंकि देखिए एक अगर मान लिया जाए कि मैं व्हील चेयर पे या चेयर पे बैठा हूँ, मैं कहीं आ जा नहीं सकता और मैं आपको बोलूंगा कि भाई मुझे यहाँ लेके चलो वहां लेके चलो, तो मेरे चक्कर में आपके शेड्यूल खराब होंगे सब, बिल्कुल। आपकी दिनचर्या खराब होगी। जब से मेरे पास कार आई है, आप खुद ही पहले तो मैं कहीं जाता नहीं था, जब से कार आई है जब से मैं घर नहीं रुक पा रहा हूँ। नहीं, आउट ऑफ कहीं ट्रेवल किया आपने, जैसे दुबई, सिंगापुर या कहीं नहीं, इंडिया आउट के ऑफ? बाहर जाना हुआ, नेपाल तक हुआ अच्छा, बस, नेपाल गए थे। इसके बाहर कभी गई हुआ नहीं। बाकी एक बार बीच में मौका लगा था, मुझे एक कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हुआ था मैं, तो उसमें मुझे कनाडा जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना था। ओके। बट उस टाइम पे पापा जी मेरे जो थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो वो सब शेड्यूल बिगड़ गया था। इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे जी। थे, वेरी गुड। तो जैसे आप ट्रेवलिंग करते हैं तो उसमें आप मतलब कुछ प्रॉब्लम आती ही नहीं आपको? प्रॉब्लम मुझे सर आती है, लेकिन मैं उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेता आपने एक माइंड सेट कर लिया कि जी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सीडेंट के पहले के दोस्त थे तो उनका क्या रिएक्ट हुआ फिर उसके बाद, मतलब सपोर्टिव रहे कि? हूँ। दोस्त कुछ सपोर्टिव हैं, कुछ दिखते हैं, दोनों ही बातें हैं अभी भी हैं, लेकिन कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो अपनी बात पे लॉयल रहा हो अभी तक। वो तो होता ही है, कहीं ना कहीं उनकी भी फैमिली की प्रॉब्लम या घर परिवार की प्रॉब्लम। बट एक जो पक्की दोस्ती हम जिसे बोलते हैं कि एक बेस्ट फ्रेंड जो होता है, हाँ, तो है, अच्छा वो है, अभी उनका भी अच्छा है सर। नेचर रहता जी है, वो आपके मतलब आना जाना होता है, बातचीत होती है। जी बिल्कुल। और वो तो बिल्कुल मतलब ये है कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, बचपन के हाँ। दोस्त हैं, है और उनसे। फैमिली में अदर जो कजिन्स है, मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, जी। उनका उनका भी अच्छा है आपके प्रति रिएक्शन कि ये जो प्रॉब्लम हुई है इसको नेग्लेक्ट करें? और 2019 के बाद से ये सब चेंज हो गया था, 2019 के बाद से सभी अच्छे हैं मेरे लिए। अच्छा। जी वैसे एक्चुअल में ये हुआ भी है कि 2019-20 में जो कोविड हुआ था, 20-21 में, तो उसके बाद लोगों का रिएक्शन भी चेंज हो गया है। लोगों ने खर्चा करना शुरू कर दिया है, घूमना फिरना शुरू कर दिया है, एक दूसरे के प्रति संभावनाएं हो गई है लोगों की, क्योंकि वो लोगों ने समय देख लिया है। कोविड वाला जो समय था कि यार कब किसकी लिखी हुई है, कब किसकी मौत आनी है, कुछ पता ही नहीं है। अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों को अटैक आ रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई किसी को कुछ अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है, बिल्कुल कुछ हो जाती है, तो आज जीवन में किसी का कोई भरोसा ही नहीं है। बिल्कुल सही तो बात। हम तो यही कहते हैं कि अपने कर्म करते रहो, कर्म की राह पे चलो, मेहनत करो, जो लिखा है वो ऊपर वाले ने लिखा है, वो जो होना है आपके साथ होके रहेगा, आपकी हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है। सही बात। हम उसको आप भी नहीं बदल सकते और मैं भी नहीं बदल सकता। मेरी लाइफ में कुछ लोग ऐसे रहे शुरू से, जिन्होंने हर समय मेरा सपोर्ट किया, हमेशा से किया, आज भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे रहे जिनकी उम्मीद नहीं थी, वो चले गए, जैसे पापा जी मेरे। हम्म। और एक क्लोज फ्रेंड है वो, मतलब इन लोगों का जाना इस प्रकार से है मेरे लिए कि मैं आज भी चाहता हूँ कि ये लोग वापस आ जाएं। मैं तो कहता हूँ कि हमारे परिवार में, हमारे घर में बड़ों का
इसने बड़ों का आशीर्वाद अगर हमारे साथ है तो हम सारी जंग जीत सकते हैं। बिल्कुल। हमारे जो बड़े हमको आशीर्वाद देते हैं, जो बड़े हमारे प्रेम रखते हैं, मैं तो कहता हूँ उनकी बस हम आदर करें, उनका सम्मान करें। नहीं तो आज की दुनिया है कि माँ बाप को नहीं पूछ रही है, घर से निकाल देती है। ठीक है, वो उनका चल रहा है, लेकिन वो कर्म उनके वो वापस आने हैं। वो घूम फिर के उनके कर्म वापस कहीं ना कहीं वापस टकराएंगे वो। तो हम तो यही कहते हैं कि अपने बड़ों का आदर करें, प्यार से रहे, एक साथ रहे, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। 2019 के बाद में ये हुआ था कि जब मैंने जिम स्टार्ट की थी उस टाइम पे मैं वॉकर जो होता है वो पकड़ के चलता था, क्योंकि मेरे पैर का सपोर्ट था ही नहीं मुझे। मतलब एक प्रकार से ये थे ही नहीं, तो वॉकर पकड़ के जिम जाना, वहां पे जिम में कई बार सीढ़ियों पे से भी गिरा वॉकर सहित, और जिम में गया डंबल भी पैर पे गिरे। उस टाइम पे जो सबसे छोटा डंबल होता है जिम में 2.5 किलो का, वुमेन्स के लिए, वो डंबल मुझे ऐसा लगता था 25 किलो का। अच्छा। उसको उठाने, क्योंकि हाथ भी फ्रैक्चर था और वो इंजेक्टेबल्स ले लेके कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं खड़ा कैसे हूँ वॉकर के सहारे बस। फिर भी आप मेहनत कर रहे थे आके। तो बहुत सी चीजें उस जगह पे भी नेगेटिव ऐसी आई कि जिम में कुछ लोग पास से निकल रहे हैं, तो अरे बातें मतलब जो एक रहती ना, कमेंट करते हुए जाना, अरे ये जगह तुम लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, ऐसे कमेंट भी आए? ये मर्दों की जगह है, यहाँ पे तुम लोगों का काम नहीं है। ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा क्या अपन को? तो ऐसी बातें भी हुई, वो भी सुनता था। तो आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके फ्यूचर के लिए, या कुछ कि? ये युवाओं के लिए तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा सर, देखिए आजकल की जो दुनिया है ना, ये ऐसी हो चुकी है कि हर व्यक्ति डबल फेस लेके चल रहा है, और हर चीज की 2 पहलू है। आप जो चीज देख रहे हो वो अलग है, वो अलग है, और एक्चुअल में वो जो चीज है वो कुछ और ही है। मतलब जैसे ये आप रील देखते हैं, रील्स देख के इन लोगों का सेट हो जाता है भाई, अरे यार कोरोना के टाइम में उसने रील बनाई थी और फेमस हो गया, चलो अपन भी बनाते हैं। नहीं नहीं है, वो बहुत मेहनत है। मेहनत है। ऐसे ही कुछ लोग सोचते हैं, अरे यार इसने बॉडी बना लिया, अपन नहीं बना सकते क्या? अरे इसने सप्लीमेंट ये खाता है, चलो ये पाउडर ले लिया, वो ले लिया, ले लिया, वो ले लिया। मेरी कितने साल की मेहनत है वो नहीं देखती दुनिया। वो नहीं दी, अरे हम भी कर ले। नहीं तो मेरा ये कहना है कि कोई भी काम माइंड सेट कर लो, टाइम लगता है, पीछे पड़ जाओ और फिर करके ही बाहर करके बाहर टाइम लगता है। बार बार चेंज होना, बदलना, देखो ऊंच नीच होगी सबके साथ अभी, स्लो डाउन सब कुछ होगा, लेकिन चलते रहो बस। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि अगर अगर आप एक दिहाड़ी मजदूर हो तो आपकी इनकम है 100 रुपए दिन की, आपने 100 रुपए कमाए। अगर आप एक नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आप 30 दिन काम कर रहे हो, आपको महीने की पगार मिल गई 25,000 रुपए। उसके बाद आप एक इंजीनियर हो, तो आप एक आईटी कंपनी में हो या कोई हो, तो आपका पैकेज है साल का 10 लाख रुपए। लेकिन अगर आप व्यापारी हो तो आपकी इनकम की कोई रुकावट नहीं है, आप साल का 50 लाख भी कमा सकते हो, करोड़ भी कमा सकते हो, और वो आपका धंधा है। तो व्यापार में समय लगता है, ये मैंने देखा है और सुना भी है कि व्यापार आपको मांगता है, टाइम मांगता है, पेशेंस मांगता है। व्यापार आपका देखता है कि आप कितना पेशेंस रख सकते हो, लेकिन वो व्यापार देगा भी उतना ही आपको। आज मैं देखता हूँ कि पंकज त्रिपाठी है, आज उनको फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल हो गए, 20 साल बाद आज वो दिखे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज दिखे, तो ये उनकी पुरानी मेहनत है। पुरानी मेहनत। आज हम इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं, आप तो सही बोला, आज इन्फ्लुएंसर को हम देख रहे हैं, लेकिन वो इंस्टा पे आप देख रहे हो, वो टिकटॉक के जमाने से, जब टिकटॉक आया था, जब से वो मेहनत कर रहे हैं। सही बात है। तो टाइम लगता है, और टाइम लगना भी चाहिए। अच्छा है, आपको ऊपर नीचे का पता लगता है, आगे पीछे का दिखता है। बहुत सारी चीजें फेस के सामने आती है, बहुत सारी क्लियर हो जाती हैं, जो मिथ रहते हैं वो भी सब क्लियर हो जाते हैं। ये था कि 2019 में मैंने पहला कंपटीशन खेला था मेरा दिल्ली में, संग्राम क्लासिक। ओके। तो वो कंपटीशन खेला था मैंने, और वो कंपटीशन खेलने के बाद में मैंने उसमें प्लेस सिक्योर करी, 5th प्लेस रही थी मेरी उसमें, प्लेस सिक्योर करी। और वो एक सपना, मेरा सपना ही रह गया कि पापा जी को मेडल ट्रॉफी लाके देना है, और वो लाके दिखाई। वो एक सपना। मतलब मैं आज भी चाहता हूँ कि पापा जी अगर होते हैं। होता है कि जब हमें हमारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है तो हमारे पास जो व्यक्ति वो नहीं होते हैं। बहुतों की लाइफ में होता है, जैसे अब एग्जांपल मैं दूंगा, संजय दत्त जी का एग्जांपल दूंगा कि जब उनकी पहली पिक्चर रिलीज हुई थी
तो उनकी माँ उनकी सीट के पास नहीं थी। सेम इसी बात से याद आया कि ये कंडीशन मेरी फैमिली ने फेस करी थी जब मैं इंजेक्टेबल लेता था। उस टाइम पे मेरी कंडीशन ये हो गई थी कि ब्लड बॉडी का पूरा इन्फेक्टेड हो गया था, मसल्स इन्फेक्टेड हो गई थी। तो ईसीजी की मशीन लगाई गई थी मुझे इंदौर के एक हॉस्पिटल में, और आधे घंटे का समय एक ऐसा आया था वहां पे कि डॉक्टरों ने मेरी फैमिली को वो जवाब दे दिया था कि ही इज नो मोर, बोले ये लड़का नहीं बचा। तो आधे घंटे के लिए मेरी कंडीशन, मुझे भी नहीं पता क्या था क्या नहीं था, बाकी मम्मा बताती हैं आज भी कि वो सफेद चद्दर जो था वो तेरे मुंह पे डाल दिया था उन्होंने, अच्छा। डॉक्टर ने। तो वहां से निकल के, और आज भी वो सब चीजें फेस करता हूँ। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था कि मेरे दुश्मन के लिए भी मैं नहीं बोलूंगा कि ये समय आए जो मैंने फेस किया। दूसरा जीवन मिला है आपको। बिल्कुल, दूसरा जीवन मिला है, और जिन्होंने दिया उनको ही मैं कुछ नहीं दे पाया रिटर्न। नहीं, सब देंगे और सब मिलेगा उनको भी। ये उनका ही आशीर्वाद है कि आप आज यहाँ हो जी और आगे बढ़ो आप। तो बहुत अच्छा लगा भाई जी आपसे मिलके बात करके। जी, थैंक यू सो मच, आप कर्मा शो पर आए। थैंक यू सर। और आगे भी मुलाकात करते रहेंगे हम जी तो देखा दोस्तों आपने मिस्टर अभय जी दुबे की कहानी, कैसे उन्होंने एक एक्सीडेंट के बाद भी उन्होंने उनके दोनों पैर खोने के बाद भी अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी, योगा नहीं छोड़ा, व्यायाम नहीं छोड़ा, और आगे लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही मेहनत कीजिए, सफलताएं हासिल कीजिए, और इस कर्म को देखिए कि कर्म ही आपकी पहचान है। आप कर्म करेंगे तो ही आपकी पहचान बना पाएंगे। तो देखते रहिए द कर्मा शो नेक्स्ट गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच। The Karma Show. ये तो क्या है कि कहने में है कि विकलांग है, लेकिन इससे कभी हार नहीं मानना चाहिए। विकलांगता की वजह से पहले पात्र में मैं आया कि पहले काउंसलिंग आपकी होगी, तो उस समय सर मेरे सामने